हेलो बेटा, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो को देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला आइकन दबाएं, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, बहुत सारी अगर आपको कोई क्वेरी आती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में शेयर करें। आपकी कोई डिमांड है, कोई हेल्प चाहिए हमसे तो कमेंट में शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो चैनल के लिंक में जाकर के उसको ज्वाइन करिए। उसमें हमारा ईमेल एड्रेस है, बहुत सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, वहाँ से आप जाकर के हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास अपना एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें। बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं उसमें। उन कोर्सेज को देखिए और उनका आनंद उठाइए। ठीक है, वीडियो देखिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। टाइम कम है, पढ़ना शुरू करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे मेरे ख्याल से। लिखेंगे भैया लास्ट थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखेंगे भैया। अच्छा हेडिंग डलवा दिया था क्या मैं? हाँ, बहुत अच्छा काम किया था, बहुत समझदार आदमी हूं। लिखेंगे भैया, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, मस्त लॉ है एक नंबर। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, entropy of a perfectly crystalline solid, at absolute zero temperature, entropy of a perfectly crystalline solid is considered as zero. At absolute zero temperature, entropy of a perfectly crystalline solid is considered as zero. एंट्रोपी क्या कंसीडर कर लेते हैं अपन लोग? जीरो। ठीक है, बस यही है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बस अभी फर्स्ट लॉ क्या पढ़ा था? नहीं, जीरोथ लॉ से था ना। जीरोथ लॉ क्या पढ़ा था? ए बराबर बी, ए बराबर सी, देयरफॉर बी बराबर सी। मतलब वो लिख लोगे उसको आएगा। फर्स्ट लॉ क्या पढ़ा था? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी। सेकंड लॉ क्या पढ़ा था? दुनिया फैल रही, यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग। थर्ड लॉ क्या पढ़ा? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एकदम ठंडा कर देंगे, -273 डिग्री सेंटीग्रेड में परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड है। परफेक्टली क्रिस्टलाइन मतलब जिसका एकदम परफेक्टली रेगुलर अरेंजमेंट है। ऐसे सॉलिड के अंदर एंट्रोपी कितनी होगी? जीरो होगी। जब उसका परफेक्ट स्ट्रक्चर है तो डिसऑर्डरनेस कितनी होगी? जीरो। ये इस टाइप का लॉ है। तो मस्त लॉ है थर्मोडायनेमिक्स के। उम्मीद करिए एक आध आ जाए बोर्ड स्कूल की परीक्षा में तो आपको लिख के नंबर मिल जाए। आगे हेडिंग डालेंगे। ये हो गया फर्स्ट पार्ट थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोडायनेमिक्स एंड एनर्जेटिक्स चैप्टर का नाम है। फर्स्ट पार्ट थर्मोडायनेमिक्स अपन ने निपटा दिया और ये पार्ट जो है ये बड़ा पार्ट था। 60% से ज्यादा हिस्सा इसी, बल्कि मैं तो बोलूंगा 70% हिस्सा इसके पास था। लेकिन सवाल आता है थर्मोकेमिस्ट्री से जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं, और वो छोटा है और सवाल वहां से ज्यादा आता है और इजी सवाल आता है। तो हेडिंग डालेंगे भैया थर्मो केमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री इसी को बोलते हैं अपन एनर्जेटिक्स, केमिकल एनर्जेटिक्स या ऐसा कुछ थर्मोकेमिस्ट्री। अब थर्मोकेमिस्ट्री नाम समझ में आ रहा है क्या है? थर्मोडायनेमिक्स इन केमिस्ट्री। और होना भी चाहिए, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स थोड़ी पढ़ रहे हैं। उसके लिए तो दूसरे मास्टर को दी ना फीस, वो पढ़ाएगा भैया, हम क्या पढ़ाएंगे। तो थर्मोकेमिस्ट्री अब पढ़ेंगे भैया क्या है इसके बारे में। वैसे मैं बोलूं, लिखाऊं क्या? अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच अ ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट चेंज अकरिंग इन अ केमिकल रिएक्शन। ये सब थोड़ी लिखना चाहते, कोई काम करें। सीधा हेडिंग डालेंगे भैया इसके अंदर। सबसे पहला थर्मो केमिकल इक्वेशन, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। इसके अंदर फर्स्ट हेडिंग है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। नाउ थर्मोकेमिकल, केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन एक वो इक्वेशन है जो अपने को ये बताता है कि कौन रिएक्टेंट से क्या प्रोडक्ट बन रहा है। और थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होगा? जिसमें थर्मोडायनेमिक्स विद केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल इक्वेशन तो है ही, साथ में अपने को ये भी बताएगा कि कितना हीट चेंज हो रहा है किसी पर्टिकुलर रिएक्शन। तो लिखेंगे भैया अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या है? तो लिखेंगे
A balanced chemical equation showing amount of reactant and product formed along with their physical state and the amount of heat change in the chemical reaction. जैसे CaCO3 ये एक सॉलिड होता है, कैसे टूटता है? CaO सॉलिड और CO2 गैस, तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट हो गया, सॉलिड सॉलिड गैस। दूसरी बात ये बताओ मेरे को कि ये कैसे टूटेगा? गर्म करने में टूटेगा, ठंडा करने में टूटेगा, आसमान से नीचे फेंकने में टूटेगा? गर्म करने, आसमान से नीचे फेंकने में भी टूटेगा। बाकी अपन क्या देखेंगे? गर्म करने पर। तो गर्म करने पर मैंने इसको x किलो जूल हीट दे दी, मेरे नहीं पता कितनी x किलो जूल हीट हो गई, ठीक है। ये हो गया, ये हीट चेंज भी दिखा रहा है। दिस इज कॉल्ड थर्मोकेमिकल इक्वेशन। आप ऐसा नहीं लिखना चाहते तो आप तो मैथमेटिक्स भी जानते हो ना थोड़ी बहुत। यहां पर प्लस है, ये केमिस्ट्री का इज इक्वल टू, ये अगर यहां प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, CaCO3 सॉलिड से बन रहा है CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस माइनस x किलो जूल हीट। इसका यही मतलब है कि रिएक्शन कैसा हो गया? एंडोथर्मिक। इधर जाएगा प्लस, रिएक्शन में प्लस हो रहा है, रिएक्शन कैसा है? एंडोथर्मिक। ऐसे नहीं लिखने का मन है आपको, आप लिख लो CaCO3 सॉलिड से बन रहा है CaO सॉलिड साथ में CO2 गैस, और इसके साइड में लिख देते हैं डेल्टा H हीट चेंज। अब रिएक्शन कैसा है? एंडोथर्मिक। H क्या होता है? H है किसी के अंदर का हीट। अभी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है रिएक्शन, तो इसका हीट क्या होगा? बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो अपन लोग इसको लिखते हैं प्लस x किलो जूल। डेल्टा H कैसे लिखते हैं? x में प्लस। ऐसे याद रख सकते हो, अगर यहां माइनस होता तो डेल्टा H में जाके क्या हो जाता है? प्लस। अगर यहां प्लस होगा तो डेल्टा H में जाके क्या हो जाएगा? माइनस। सिंपल एज दैट। नोट करेंगे तीनों एग्जांपल, फिर आगे बढ़ेंगे। आज एक बच्ची का बर्थडे था, ऑफलाइन क्लास में आई थी, चॉकलेट देके गई तुम्हारे भाई को, देखो। इसीलिए आई मिस ऑफलाइन क्लासेस। 100 बच्चों को पढ़ाता हूं मैं, 100-125 बच्चों को, सब 100-125 मेरी चॉकलेट मिस हो गई। बताइए आप, कोरोना ने पैसे का नुकसान तो किया, गरीब आदमी की चॉकलेट भी खा गया। सही तो है। पिछले साल टीचर्स डे में मैंने 5 केक काटे थे, 5 बैच लेता हूं मैं, 5 केक काटे थे, 5। इस साल बर्थडे में नहीं काट पाया एक, उस समय लॉकडाउन चल रहा था। इतना बुरा साल गया। 12वीं वाले बच्चों की किसी फोटो दिखाऊंगा, 12वीं वाले बच्चे भाई साहब केक लेके आए थे, इतना बड़ा केक, उसमें पूरा केमिस्ट्री, रीमन टीमन, पूरे रिएक्शन भरे हुए, कोलबे, इलेक्ट्रोलिसिस और ये और वो पता नहीं क्या क्या। मस्त, एक नंबर। चलो ये हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्मोकेमिकल इक्वेशन। थर्मोकेमिकल इक्वेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स।
मेरे ख्याल से ये बात सबको समझ में आ गई हो। किसी के मन में अभी भी कोई शंका है तो मेरे से पूछ ले। यहां प्लस किया, यहां माइनस किया, डेल्टा एच में प्लस हो गया। यहां माइनस होता, यहां प्लस होता, डेल्टा एच में माइनस हो जाता। सिंपल है ना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थर्मोकेमिकल इक्वेशन नंबर 1, फिजिकल स्टेट। अच्छा हेडिंग लिख लो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्मोकेमिकल इक्वेशन। भाई चार्जर भूल गया अपना यहां। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखेंगे। फिजिकल स्टेट मस्ट बी मेंशन्ड। फिजिकल स्टेट मेंशन करना ही करना है, नहीं करने पर पाप लगेगा। फिजिकल स्टेट मस्ट बी मेंशन, बाकी के एक समय के बाद हम लोग छोड़ देते हैं खुद करना, कितना करें। नंबर 2, अनलेस अदरवाइज मेंशन। अनलेस अदरवाइज मेंशन, जब तक कुछ दूसरा ना लिखा गया हो। द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, unless otherwise mentioned, comma, the reactants and products are taken in their standard state। स्टैंडर्ड स्टेट लिखेंगे भैया, क्या होता है स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट नीचे लिखेंगे स्टैंडर्ड स्टेट। टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर 1 atm, प्रेशर 1 atm, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर 1 atm। ठीक, ऐसे लेना है। एक छोटी सी बात, अब इमेजिन करो एक रिएक्शन है मेरे पास, A2 प्लस B2 से मिलके बन रहा है 2AB। इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है वो डेल्टा एच दिया x किलो जूल पर मोल। कुछ है मेरे नहीं पता, मैं जानना भी नहीं चाहता, कुछ तो होगा ना, वैल्यू दी होगी सवाल। इस रिएक्शन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब मैं 2 मोल A2 को 2 मोल B2 से रिएक्ट करा के 4 मोल AB बना रहा हूं। डबल कर दिया रिएक्शन को डबल कर दिया, मतलब यहां डेल्टा एच पॉजिटिव है, x किलो जूल हीट एब्जॉर्ब हो रही है A2 और B2 को रिएक्ट कराने में। एक एक मोल को रिएक्ट कराने में x किलो जूल हीट एब्जॉर्ब हो रही, तो 2-2 मोल को रिएक्ट कराने में 2x हो जाएगी। उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो यहां डेल्टा एच कितना हो जाएगा भैया, 2x किलो जूल पर मोल। मैंने इस रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर दिया, यानी हाफ मोल A2 प्लस हाफ मोल B2 से मिलके AB बन रहा है। तो यहां डेल्टा H कितना हो जाएगा बोलो, x/2 किलो जूल पर मोल। इसको कैसे याद रखेंगे, पहले भी याद किया था अपन ने। इसको ऐसे नहीं याद रखना है कि 2 से डिवाइड किया है। इसको अपन कैसे याद रखेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई किया है। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा H 2 टाइम्स हो गया, हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा H हाफ टाइम्स हो गया। इसी रिएक्शन को अगर मैं रिवर्स कर दूं, यानी 2AB से क्या बन रहा है, A2 प्लस B2, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर रिएक्शन आगे जाने पर x किलो जूल हीट एब्जॉर्ब होती है, तो रिएक्शन में पीछे आने पर x किलो जूल हीट रिलीज होगी। तो यहां डेल्टा H क्या हो जाएगा आपका भैया, -x किलो जूल पर मोल। ये सारी चीजें अपन एक बार और पढ़ चुके हैं। कब पढ़े, केसी में। केसी में हमने याद किया था, इफ अ रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय अ कोफिशिएंट, दैट कोफिशिएंट बिकम्स पावर ऑफ k। यानी 2 से मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता, स्क्वायर। 3 से मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता, क्यूब। वैसे यहां उससे थोड़ा अलग, वहां 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो स्क्वायर हो रहा है, ऊपर पावर में चल रहा है। यहां मामला साथ में चल रहा है, पावर में नहीं चल रहा है। वहां जब हम लोग इक्वेशन को रिवर्स करते थे तो क्या हो जाता था, 1/k हो जाता था।
यहां रिवर्स कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखना है। हो जाएगा, ऐसे नोट कर, लिखाऊं क्या शब्दों में, इसको नहीं जरूरत है मेरे हिसाब से, नोट करो। मतलब मैं इतना परेशान हो गया हूं भाई साहब, कल मैंने ना 10 एक 15 फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, वो अभी मेरे को आधे घंटे में 3 फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई। क्या आजकल फेसबुक वालों की कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्या कोई एक्सेप्ट करता है तो उसको भेजे जा रहे हैं बिल्कुल भगा। मेरे को सबकी सजेस्टेड में दिखाने लगा, लोग मेरे को रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, बड़ा आदमी टाइप का फीलिंग आ रहा है। पब्लिक कर दो, कैसे पब्लिक? अच्छा, पब्लिक फिगर बन जाऊंगा, बढ़िया है, चुनाव भी लड़ सकते हैं। नहीं, क्या है ना, आज से 2-3 साल पहले, 3 साल 4 साल पहले तक की बात है, जब मैं बड़ी कंपनी में नौकरी करता था, नाम भी नहीं लेता मैं, फोकट की एडवर्टाइजिंग क्यों करें, है नहीं। तो बड़ी कंपनी में, अब उस समय 4 साल पहले तक इंस्टाग्राम नहीं, फेसबुक का जमाना था। इंस्टाग्राम अभी अभी वापस बढ़ा है तुम लोगों की वजह से। तो मेरे पास इतनी रिक्वेस्ट आती थी बच्चों की, खूब सारे बच्चों में, मैं देखता था बड़ी कंपनी का स्टूडेंट है, मैं एक्सेप्ट कर लेता था। आजकल क्या है, इस बच्चों की रिक्वेस्ट कम हो गई है, आजकल इंस्टाग्राम चल रहा है। तो इंस्टाग्राम पे बनाई प्रोफाइल भाई ने तुम्हारे, आए फॉलो करें, है ना, आई विल फॉलो यू बैक। आज का जमाना हो गया ना, गिव एंड टेक, आप फॉलो करें मैं भी आपको फॉलो करूंगा, भाई अपन हो। ये इसका उपयोग करेंगे, याद रखना आगे, ठीक है। अभी नहीं, इसका उपयोग कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत आसान। कुछ मुश्किल है क्या इसमें? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा एच 2 टाइम, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम डिवाइड करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई होगा, और उल्टा करेंगे तो प्लस की जगह माइनस होगा। सिंपल बात, इतनी बात याद रखनी। आगे बढ़ेंगे भैया, देखो हेडिंग डालेंगे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसी को कहते हैं अपन लोग हीट ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन, इट इज कॉल्ड डेल्टा एच आर। ऐसा लिख देते, आर फॉर रिएक्शन, ऐसा नहीं लिख पाते तो डेल्टा आर एच लिख देते हैं। पता नहीं क्यों लिखते हैं, आर पहले लिख दिया, चलेगा वो भी। क्या बता रहा है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन, मतलब किसी भी रिएक्शन में होने वाला हीट का चेंज क्या कहलाएगा? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, है। तो लिखेंगे भैया, हेडिंग डालो, मैं लिखा रहा हूं। लिखेंगे भैया एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, हीट चेंज एसोसिएटेड, हीट चेंज एसोसिएटेड when the amount of reactant described by a balanced chemical equation, convert into product, यह है इसकी बुकिश परिभाषा, है ना। और करके लिखेंगे कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, हीट चेंज एसोसिएटेड व्हेन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिस्क्राइब्ड बाय अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। अब और चाहो तो लिख सकते हो, इस कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, आपका 1 नंबर पक्का है। यह है बुक वाली परिभाषा, जिसमें आप देखोगे तो ये क्या क्या लिख दिया, इतना सारा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अमाउंट, ये डिस्क्राइब, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, क्या है ये। कुल मिला के आप देखोगे तो क्या बताना चाह रहा है कि एक रिएक्शन में दर्शाए गए रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, उस समय जो हीट चेंज होगा दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और करके दूसरी परिभाषा लिखेंगे
बहुत आसान वाली लिखो। और हीट चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन, हीट चेंज इन अ रिएक्शन, किसी रिएक्शन में होने वाला हीट चेंज क्या कहलाता है? हीट ऑफ रिएक्शन। उसी को क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन। अब रिएक्शन कितने प्रकार का हो सकता है? रिएक्शन वैसे तो मैं लिखते लिखते थक जाऊं, कितने प्रकार है रिएक्शन। जैसे किसी रिएक्शन में कोई चीज बन रही है तो दैट इज कॉल्ड फॉर्मेशन रिएक्शन। किसी रिएक्शन में कोई चीज टूट रही हो दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। किसी चीज में एसिड बेस मिल रहे हो, रिएक्शन कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड क्या? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कभी ऐसा हो सकता है कि एटम बन रहे हो तो दैट इज कॉल्ड एटोमाइजेशन रिएक्शन। कभी ऐसा हो सकता है मॉलिक्यूल बन रहे हो, हाँ कंबस्शन हो रहे हो, बहुत बढ़िया, क्या बात है, तो दैट इज कॉल्ड कंबस्शन रिएक्शन। कभी और क्या हो सकता है? ऑक्सीडेशन हो रहा हो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन होगा, वैसे दोनों अलग अलग नहीं होता, मिला के होगा, रेडॉक्स रिएक्शन। बहुत बढ़िया। तो ऐसे दुनिया भर के 300 प्रकार कम से कम होंगे, मैं गिना नहीं आज तक, मगर बहुत सारे, ये भी बहुत सारे हैं, खूब सारे रिएक्शन है। इन सभी रिएक्शन में होने वाला हीट चेंज क्या कहलाता है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब जिस प्रकार से रिएक्शन के अलग अलग प्रकार हैं, वैसे ही एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन के भी अलग अलग प्रकार होंगे। जैसे फॉर्मेशन रिएक्शन में होने वाला हीट चेंज क्या कहलाएगा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ फॉर्मेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होने वाला हीट चेंज क्या कहलाएगा? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या अच्छा ठीक, चलो मेहनत कर रहा है। हाँ, तो मैं क्या बताने जा रहा था कि जैसे डिफरेंट टाइप के रिएक्शन होते हैं, जैसे रिएक्शन हो गया फॉर्मेशन का, न्यूट्रलाइजेशन का, कंबस्शन का, तो हर अलग अलग रिएक्शन से एसोसिएटेड जो हीट्स हैं दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ कंबस्शन, हीट ऑफ एटोमाइजेशन, हीट ऑफ ये, हीट ऑफ वो। समझ में आ रही बात? मेरा कहने का ये मतलब है रिएक्शन एक ब्रॉड हेडिंग है, उसके अंदर बहुत सारे फॉर्मेशन, डिकम्पोजिशन, ये वो ऐसा वैसा सारे। वैसे हीट ऑफ रिएक्शन एक ब्रॉड हेडिंग है और उसके बहुत सारे क्या है? टाइप्स। समझ में आई बात? तो हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। और सबसे पहला यहां से मेन पार्ट शुरू हो रहा है अपना, लिखेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। डेल्टा HF या डेल्टा FH ऐसा लिख देते हैं। कई जगह ऐसा भी लिखा होता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दैट इज डेल्टा H नॉट F। ऊपर एक नॉट लगा देते हैं, या डेल्टा HF नॉट, ऐसा डेल्टा H इस टाइप का एक तो नॉट लगा देते हैं बस। ये क्या बता रहा है? ये कुछ नहीं है, दिस इज सेम थिंग, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर एंथैल्पी ऑफ। अब स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है भाई? 25 डिग्री टेम्परेचर और 1 atm का दाब, 1 atm प्रेशर। तो ठीक है, इतना नोट करो, फिर लिखाता हूं इसकी डेफिनेशन में, वहां से मेन अपना पार्ट शुरू होगा। ये तो क्या नाम है इसका, यहां पर अंडरलाइन कर लेना, ये और ये भी नाम है। हो गया? लिखेंगे भैया क्या होता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, लिखेंगे द अमाउंट ऑफ हीट चेंज, द अमाउंट ऑफ हीट चेंज
हीट चेंज इसलिए लिखा रहा हूं मैं, हीट रिलीज भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है, इसलिए हीट चेंज। द अमाउंट ऑफ हीट चेंज व्हेन 1 mole of a compound is formed, होने का, क्यों? क्योंकि फॉर्मेशन का हीट है। The amount of heat change when 1 mole of a compound is formed from its constituent reactants present in their most stable state of occurrence, प्रेजेंट इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ अकरेंस। एक छोटी सी चीज मेरे से गलत हो गई, अभी मेरे ध्यान आ गया, एक बार पढ़ना। मैंने लिखा है द अमाउंट ऑफ हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट को काट के कर देना एलिमेंट्स, फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, from its constituent elements present in their most stable state of occurrence। ठीक, एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूं। The amount of heat change when 1 mole of a compound is formed from its constituent elements present in their most stable state of occurrence। ठीक है, अब आ जाओ भैया, जैसे एक ये रिएक्शन लगाएंगे, N2 gaseous plus 3H2 gaseous से मिलके बन रहा है 2NH3 गैसेस। क्या हो रहा है? यहां अमोनिया बन रहा है। क्या ये डेल्टा HR है? डेल्टा HR समझ लो। एक मिनट सर, मैं 2 मिनट में आया, क्या पूरा वीडियो अटक गया? हाँ, आज मैं रुका हूं 2 मिनट, रुका हूं 2 मिनट, ये इंपॉर्टेंट है। साला बहुत तकलीफ है जिंदगी में से। पूरा ऑफलाइन में पूरी जिंदगी अब चालू है, मतलब अब ऐसा चालू होगा कि अगली क्लास में सब ट्राइपॉड हट जाएंगे और ट्राइपॉड की जगह यूनिपॉड आएगा, मोनोपॉड। और हाँ, तेरे डाउट इसी में से थे। और वो बिल्कुल क्लास के ऊपर एक कैमरा लग जाएगा और किसी को डिस्टरबेंस नहीं होगा, एक डंडा रहेगा बस बीच में, वो उतना मैनेज करना पड़ेगा बच्चे को। वैसे हम लोग कोशिश करेंगे ऊपर से लाने की, मगर ऊपर से नहीं ला पाएंगे लग रहा है। तो एक डंडा रहेगा, उसमें बच्चे को मैनेज करना रहेगा और बाकी पूरी क्लास जैसे नॉर्मल चलती वैसे सब चलेगा पूरा। अभी करेंगे व्यवस्था, दिमाग चला रहे हैं उसमें। हाँ, तो N2 plus 3H2 से मिलके बन रहा है 2NH3। क्या ये कोई रिएक्शन है? हाँ, रिएक्शन है, हेबर्स प्रोसेस। इसमें पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम बन गया। ये रिएक्शन तो है डेल्टा HR। क्या ये फॉर्मेशन का रिएक्शन है? होना चाहिए, क्यों? बन तो रहा है, लेकिन परिभाषा में देखो क्या लिखा है, कितना मोल बनना चाहिए? 1 मोल। यहां कितना मोल बन रहा है? 2 मोल। तो ये फॉर्मेशन है क्या? नहीं है, बाय डेफिनेशन ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 मोल NH3 इज फॉर्म। अब अगर मैं अमोनिया का फॉर्मेशन रिएक्शन लिखना चाहता हूं तो मैं कैसा लिखूंगा? इस पूरे रिएक्शन को आधा कर दूंगा, हाफ मोल N2 गैस प्लस 3/2 मोल H2 गैस से बन रहा है NH3 गैस। क्या ये कोई रिएक्शन है? हाँ, सब रिएक्शन। दिस इज डेल्टा HR। यहां होने वाला हीट चेंज डेल्टा HR होगा, बिल्कुल होगा। क्या ये डेल्टा HF होगा? हाँ, बिल्कुल होगा, क्योंकि कितना बन रहा है? 1 मोल, और कितना बनना भी चाहिए? 1 मोल। समझ में आई बात? पहला। दूसरा देखते हैं, एक और रिएक्शन दिखा रहा हूं। CaO सॉलिड से बन रहा है, मिल रहा है CO2 गैस, और दोनों मिलके बना रहे हैं CaCO3 सॉलिड। क्या ये कोई रिएक्शन है? बिल्कुल रिएक्शन है, सब रिएक्शन है, मतलब ये डेल्टा HR है। बताइए, क्या ये डेल्टा HF है?
हाँ या ना? यस सर। हाँ, अमीश बोल रहा है नो। क्यों अमीश, क्यों नो? सर वो कंपाउंड्स रिएक्ट बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, क्या बात है, लड़के ने पकड़ ली बात। मैंने कटवा के लिखा है, बाद में जानबूझ के लिखा है कि दिखे। एलिमेंट रिएक्टेंट कैसे होने चाहिए? एलिमेंटल स्टेट में। अब आधी जनसंख्या ऐसी जिसको यही नहीं पता एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है। एलिमेंट मतलब होता है सिंगल टाइप ऑफ एटम। ये क्या है? कंपाउंड है, दो एटम का मिक्सचर है, ये कंपाउंड है। ये भी क्या है? कंपाउंड है। अगर मेरे पास अकेला कैल्शियम होता, अकेला ऑक्सीजन होता, अकेला कार्बन होता, दैट इज एलिमेंटल स्टेट। समझ में आई बात? तो ये नॉट एलिमेंटल स्टेट, नॉट एलिमेंट्स बट कंपाउंड्स। इसीलिए ये डेल्टा HF नहीं। तो डेल्टा HF कैसे होगा? डेल्टा HF जब भी लिखना चाहिए उल्टा लिखना चाहिए। क्या बनाना है? CaCO3 सॉलिड बनाना है। कैसे बनेगा? कैल्शियम एलिमेंटल स्टेट में सॉलिड होता है, एक कैल्शियम चाहिए इसलिए एक Ca लिख दिया। कार्बन एलिमेंटल स्टेट में सॉलिड होता है, एक कार्बन लिख दिया। ऑक्सीजन एलिमेंटल स्टेट में वैसे तो 3 है, मैं O3 लिख सकता हूं, वो भी उसका एलिमेंटल स्टेट ही है, लेकिन O3 स्टेबल नहीं है, तो मैं यहां क्या लिखूंगा? 3/2 O2 गैस। क्या ये कोई रिएक्शन है? हाँ, क्यों नहीं है? रिएक्शन तो सभी है। क्या ये फॉर्मेशन है? बिल्कुल हाँ, क्योंकि 1 मोल बन रहा है और काय से बन रहा है? एलिमेंटल स्टेट से। समझ में आया? चलो, इतना अच्छा आ गया समझ में। एक और दिखाते हैं आपको, थोड़ा इसको ऊपर कर लूं मैं, जगह नहीं बन पा रही मेरे पास। ये हो गया। मैंने एक रिएक्शन ले लिया, बहुत बड़ा बड़ा लिख दिया मैंने। एक रिएक्शन लिख दिया, कार्बन डायमंड ले आया मैं खरीद के, सोना, मजाक, सोना नहीं, हीरा, और इसका ऑक्सीजन के साथ कंबशन कर दिया। क्या बन जाएगा? CO2 गैस। क्या ये कोई रिएक्शन है? बिल्कुल, रिएक्शन तो सारे ही। कितना मोल बन रहा है? 1 मोल। ऑक्सीजन एलिमेंटल स्टेट है, डायमंड एलिमेंटल स्टेट है। क्या ये डेल्टा HR है? बिल्कुल है। क्या ये डेल्टा HF है? सर मन तो बोल रहा है हाँ, लेकिन जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से तो नाइच बोलना है सर। पता नहीं कैसे, लेकिन नाइच होगा। तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, समझदार तो तुम हो। डेल्टा HF नहीं। अब बताओ क्यों नहीं? 3 कंडीशन लगाई। हाँ बोलो। स्टेबल स्टेट ऑफ अकरेंस। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है ना। तो अभी इसमें क्या बोला अपन ने? 3 कंडीशन लगाई। 1 मोल बनना चाहिए, पूरी हो गई। एलिमेंट होना चाहिए, वो पूरी हो गई। तीसरी कंडीशन है मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ अकरेंस। कार्बन के केस में 2 एलोट्रोप पाए जाते हैं, एक है डायमंड और एक है ग्रेफाइट। थर्मोडायनेमिकली ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड। अब आप बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा? मैं दिखाऊंगा ना, क्या चिंता कर रहे हो? फिलहाल तो देख लो, क्या डायमंड कम स्टेबल होता है, ज्यादा स्टेबल कौन होता है? ग्रेफाइट। ठीक, तो दिस इज नॉट मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ अकरेंस, नॉट मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ अकरेंस, इसलिए डेल्टा HF नहीं है। अब अगर मेरे को डेल्टा HF लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? कार्बन डायमंड की जगह मैं क्या लिखूंगा? ग्रेफाइट प्लस O2 गैस से क्या बन रहा है? CO2 गैस। ये डेल्टा HR तो है ही है, साथ में डेल्टा HF भी है। समझ में आई बात भैया? ठीक, मैंने लिख दिया H2 गैसियस मोस्ट स्टेबल, Cl2 गैसियस ऐसे ही एग्जिस्ट करता है, से मिलके बन गया 2HCl गैसियस। डेल्टा HR है भैया, डेल्टा HF नहीं है। 2 मोल बन रहा है। कितना बनाना है? अब भी समझा है, 1 मोल बनाना। सारी चीजें ध्यान रखना। मैंने लिख दिया 6 मोल CO2 प्लस 6 मोल H2O से बन रहा है C6H12O6 प्लस 6 मोल्स O2। काय का रिएक्शन है? द ग्रेट फोटोसिंथेसिस, इट हैज फॉर्म्ड लाइफ ऑन अर्थ। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो मोहित साहू इतनी बात ही नहीं कर पाता।
कोई तुम ही नहीं होते, कोई नहीं होता। इट हैज फॉर्म्ड द अर्थ, ऐसा बोल सकते हो ना, इट इज द बेस ऑफ लाइफ। बोलो डेल्टा एच आर है कि नहीं? है। इट हैज फॉर्म्ड एवरीथिंग प्रेजेंट ऑन दिस प्लैनेट। डेल्टा एच एफ है क्या? बताइए। ये है केमिस्ट्री की महिमा। जिसने दुनिया बनाई उसको हम बोल देते चल तू बनाने वाला है। समझ में आएगा? क्यों नहीं है? क्या है ये? कंपाउंड है। हमको क्या चाहिए? एलिमेंट। तो कैसे बनाएंगे? मेरे को ग्लूकोज का फॉर्मेशन लिखना है, तो मैं C12 C6H12 O6 पहले लिखूंगा। कैसा मिलता है ग्लूकोज? सॉलिड, 40 रुपए का आता है, मैं आज खरीद के लाऊंगा। कैसे बनाओगे? 6 मोल कार्बन। कौन सी कंपनी का कार्बन लोगे? ग्रेफाइट। डायमंड वाला नहीं चलेगा। 6 मोल H2 गैस लोगे और 3 मोल O2 गैस लोगे। डेल्टा HR है? हाउ है। डेल्टा HF है? हाउ है। समझ में आई पूरी कहानी कैसी क्या कर रहा है? क्या क्या चीज देखना है? कितना मोल बनाना है? 1 मोल। कैसे बनाना है? एलिमेंट से। एलिमेंट कहां होना चाहिए? मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ देयर अकरेंस। जैसे ओजोन नहीं चलेगा, क्या चाहिए मेरे को? O2। फास्फोरस P अकेला नहीं चलेगा, क्या होना चाहिए? P4। सल्फर S अकेला पाप है, क्या होना चाहिए? S8। हाइड्रोजन H नहीं लिखना, H2। सोडियम Na2 नहीं लिखना, Na ही होता है। तो ये होता है। समझ में आई बात? चलो फिलहाल एग्जाम्पल नोट करो। हर एग्जाम्पल में वो कारण भी लिखना है कि ये क्यों नहीं है और क्यों है, जैसा मैंने लिखा है ऐसा। चलो नोट करो फिर आगे। किसी के कोई डाउट हो पूछ लो। अरे यार ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है। कहां तक हो गया है? डायमंड तक हो गया क्या? तो खत्म ही हो गया। दिख रहा है? तो दिख जाएगा यहाँ पर। जूम कर दो ना। जूम करो। हाँ तो दिखता नहीं है। अरे यार दिखता नहीं है। डायमंड तक सबका हो गया क्या? सर डायमंड तक हुआ। यस सर। फिर मैं जूम कर पाऊंगा। तो बड़ा स्क्रीन में देखे करो भाई, आंख खराब हो जाएगी। हाँ, उधर से जोड़ा नहीं माइक, इधर से चढ़ा रहा हूं। हाँ, तो ऐसा एक्सप्लेनेशन किताबों में मिलता है भाई। देखो साइंटिस्ट लोग ऐसा बताते हैं कि जो वो देखिए टनल बोरिंग मशीन्स आती, बड़ी बड़ी टनल बनाते हैं विदेशों में, है ना। विदेशों में मांझी द माउंटेन मैन नहीं होते, तो विदेशों वाले मशीन बना ली उन्होंने, बड़ी बड़ी, खूब बड़ी सी मशीन होती है। आपने डिस्कवरी में देखी होगी, वो सामने से उसके हेड होता है, गोल 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 घूमता है और पहाड़ काटते जाता है नहीं? पहाड़ काटे, ड्रिल है एक प्रकार का, बड़ा ड्रिल। अब आपको पहाड़ काटना है बड़ा। पहाड़ कैसा? स्ट्रॉन्ग पहाड़ है, हिमालय पर्वत है, आप उसको काटने जा रहे हो। आपकी अगर मशीन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो पहाड़ नहीं कटेगा, आपकी मशीन अंदर घुस जाएगी, उसके मशीन घिसने लगेगी ना। तो क्या करते हैं, उस मशीन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसके हेड में आगे डायमंड का कोटिंग कर देते हैं। क्यों डायमंड का कोटिंग करते हैं? बिकॉज इट इज द हार्डेस्ट नोन मटेरियल, है ना, प्रेजेंट ऑन प्लैनेट अर्थ, है नहीं। वो उसको लगा देते हैं ताकि अब अपनी मशीन स्ट्रांग हो गई, अब पहाड़ कमजोर हो गया, पहाड़ कटता जाएगा, आगे बढ़ते जाओ। कुछ समय पश्चात ऐसा देखा गया है, क्योंकि उस जगह पे आप सोचो वहां कितना हाई प्रेशर और कितना हाई टेम्परेचर होगा जहां पर वो काम चल रहा है, घूम रही है स्पीड से, कितना तकलीफ होगा वहां। कुछ समय पश्चात ऐसा देखा गया कि ये जो डायमंड है, इनके टिप जो है ये काले पड़ जाते हैं। काले पड़ गए मतलब इन्होंने डायमंड से क्या बना लिया? ग्रेफाइट। और ये ग्रेफाइट क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ग्रेफाइट क्या है? ज्यादा स्टेबल, नहीं तो ये ग्रेफाइट नहीं बनाते। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल होता है। एक पॉइंट लिखेंगे नोट करके, नीचे नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे। एक पॉइंट लिखेंगे नोट करके। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स, standard enthalpy of formation of elements in their most stable state of occurrence, standard enthalpy of formation of elements
in their most stable state of occurrence has been considered as zero. कितनी मान ली गई है? जीरो. जैसे has been considered as zero. हो गया? जैसे मेरे पास सोडियम सॉलिड है, इसका एलिमेंटल स्टेट है, ऐसे ही पाया जाता है. इसके केस में डेल्टा HF क्या मान लिया? जीरो. मेरे पास O2 गैस है, ऐसे ही मिलता है, डेल्टा HF क्या मान लिया? जीरो, या डेल्टा H नॉट F मान लो, HF नॉट बोल लो स्टैंडर्ड स्टेट में. मेरे पास में P4 सॉलिड है, क्या मान लिया? जीरो. मेरे पास एसिड सॉलिड है, क्या मान लिया? जीरो. मेरे पास O3 गैस है, ओजोन, क्या बोलोगे भैया? नॉट इक्वल टू जीरो. सल्फर का एक H2 वेपर भी बनता है, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो. कार्बन का डायमंड, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो. कार्बन का ग्रेफाइट, इट इज इक्वल टू जीरो. समझ में आए? लिख लो नीचे. हो गया? नेक्स्ट लिखेंगे भैया एंथैल्पी ऑफ कंबशन. एंथैल्पी ऑफ कंबशन ये हो गया आपका किसके बारे में? फॉर्मेशन के बारे में. न्यूमेरिकल सबके एक साथ करेंगे लास्ट में मिला के. एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, या इसी को बोलते हैं अपन हीट ऑफ कंबशन, डेल्टा H COMb और डेल्टा COMbH. डेल्टा H COMb या डेल्टा COMbH, ऐसा सब चलेगा. क्या होगा कंबशन? यानी किसी चीज को जला देंगे. पड़ोसी जला दिया है, नई गाड़ी खरीद के लाया, एक SUV, पड़ोसी जल गया है, ऐसा कुछ. अच्छी गर्लफ्रेंड मिल गई वैलेंटाइन डे में, दोस्त जल गया, ऐसा कुछ है. नई साड़ी खरीद ली मम्मी ने, मौसी जल गई. हैपेंस है नहीं. कितना जलाएंगे? सब मजे से जलाओ सर, जितना जला सको. कितना जलाना चाहिए केमिस्ट्री में? 1 मोल. किसी जलाओगे तो क्या होगा? हीट रिलीज होगी. तो क्या होगी परिभाषा? द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड. कब? व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस is completely oxidized or burnt in presence of क्या? कितना ऑक्सीजन लोगे? कम लोगे क्या? कम लोगे तो क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट कंबशन. कितना लोगे? एक्सेस. तो लिखें भैया द अमाउंट ऑफ हीट चेंज, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड when 1 mole of a substance, 1 mole of a substance is burnt or oxidized. The amount of heat released when 1 mole of a substance is burnt or oxidized, burnt or oxidized in presence of, burnt or oxidized in presence of excess of, in presence of excess of ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, खूब सारे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला दिया जाए. ठीक है? जैसे CH4 ले लिया, O2 ले लिया, क्या बनेगा भैया कंबशन में? हमेशा CO2 और H2. इस पूरे इक्वेशन में प्रोडक्ट हमेशा फिक्स्ड होता है. प्रॉब्लम एक ही आती है, वो क्या? बैलेंसिंग की. तो उसका बैलेंसिंग का तरीका भी आपको बताया पहले. CHO लिखो. CH बैलेंस करो आगे से और O बैलेंस करो पीछे से. कैसे? एक कार्बन है, एक CO2 बनेगा, 4 हाइड्रोजन है, यहां क्या लग जाएगा? 2. ऑक्सीजन उल्टा बैलेंस करो, 2 और 2 4, तो यहां क्या बन जाएगा? 2. ये हो गया. ठीक, समझ में आया? कर लोगे? कितना मोल कंबशन हो रहा है? 1 मोल. क्या ये डेल्टा H है?
क्या ये डेल्टा H COM भी है? घबराओ नहीं, है, डरने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो मैं दे रहा हूं 2-4 रिएक्शन, बैलेंस करके दिखाओ। थ्री मोल्स ऑफ CO2 आया होगा, 4 मोल्स ऑफ H2 आया होगा, 4 और 6 10, तो यहां 5 O2 आ गया होगा। ठीक है, नीचे वाले में आपका 4 मोल्स ऑफ CO2 प्लस 5 मोल्स ऑफ H2O, 5 और 8 13, तो यहां क्या लगा दोगे? 13/2। अब कई लोग क्या करते हैं, होशियारी है, केमिस्ट्री के साथ होशियारी, बताइए। बोले सर 13/2 अच्छा नहीं लगता, तो मैं सर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या? बिल्कुल नहीं, पागल है, 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? डेफिनेशन में क्या लिखा है, कितना जलाना है? 1 मोल। तो 1 मोल जलाने अगर 13/2 मोल ऑक्सीजन का लगता है, तो 13/2 मोल रहने दीजिए, एनसीईआरटी मत बनिए कि हम डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे, लिख दीजिए, चलेगा। समझ में आई बात भैया? तो ये सब कार्यक्रम नहीं करना है, 13/2 ही रहेगा। अब जरूरी नहीं है हाइड्रोकार्बन को ही जलाया जाए, आदमी किसी को भी जला सकता है, बताया मैंने, पड़ोसी जलाई आपने हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोकार्बन की जगह आप केवल हाइड्रो जला लीजिए, कार्बन मत लीजिए। हाइड्रो ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, जला लिया, क्या बनेगा? CO2 और H2O तो नहीं बनेगा, क्योंकि CO2 तो है ही नहीं, कार्बन तो है ही नहीं, तो ऐसे केस में केवल क्या बनेगा? H2। दिस इज कॉल्ड क्या? एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। अब आप जरूरी नहीं कि केवल आप हाइड्रोजन जलाएं, आप केवल कार्बन अकेला जला सकते हैं, कार्बन ग्रेफाइट जला लीजिए, तो ये क्या जलेगा? ये सॉरी पूरा O2 लगेगा, और क्या बना लेगा? CO2 गैस। दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ क्या? कार्बन ग्रेफाइट। अब यहां ऐसा ये भी कंडीशन नहीं कि मोस्ट स्टेबल वाले को ही जलाना है, किसी को भी जला सकते हो। आप यहां डायमंड जला लो, आप में दम है, बड़े आदमी हो, डायमंड जला लो भैया, कौन रोकेगा? क्या बना लो? CO2 गैस बना लो। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ क्या? डायमंड। डायमंड का एंथैल्पी ऑफ, कोई भी सब्सटेंस को जला सकते हैं, जरूरी नहीं स्टेबल होना चाहिए। समझ में आ रही बात? सल्फर जला लो, SO3 बना लो, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, ये तीनों भी नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया? नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, हो गया सबका? नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बेटा कैलोरीफिक वैल्यू या फ्यूल वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू या फ्यूल वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू या फ्यूल वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू या फ्यूल वैल्यू लिखेंगे भैया। द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 gram of a food, 1 gram of a food, हाँ 1 gram of a food or fuel is completely oxidized, in presence of excess of oxygen, in presence of excess of oxygen, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में जब अपन उसको क्या कर लें? बर्न कर लें। ठीक हो जाएगा। 1 मोल होगा तो क्या कहलाएगा? एंथैल्पी ऑफ कंबशन। 1 ग्राम होगा तो क्या कहलाएगा? कैलोरीफिक वैल्यू या फ्यूल वैल्यू। अब देखो अपन जो भी फ्यूल खरीदते हैं, जैसे कोयला खरीदा तो किलो के भाव से खरीद लिया, अपन ने कोयला वैसे आजकल यूज नहीं करते, लकड़ी खरीदी, लकड़ी भी किलो के भाव से खरीद ली। जो फ्यूल है जनरली अपन किलो के भाव से खरीदते हैं, है नहीं? अब मान लो 1 ग्राम कोयला जलाने पर 10 किलो जूल हीट निकलती, बहुत ज्यादा मान ली मैंने, मान लो, मगर अपन जा थोड़ी तो है कुछ, 10 किलो जूल हीट निकलती है, और 1 ग्राम लकड़ी जलाने पर 4 किलो जूल हीट निकलती है, तो अच्छा फ्यूल कौन है?
कोयला। क्यों? क्योंकि उससे हीट क्या निकल रही? ज्यादा निकल रही। तो जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा, वो फ्यूल कैसा होगा? वो अच्छा फ्यूल होगा। ठीक है, तो लिखेंगे भैया अगली लाइन में ग्रेटर कैलोरीफिक वैल्यू बेटर इज द फ्यूल। ग्रेटर कैलोरीफिक वैल्यू बेटर इज द फ्यूल। सवाल लिखेंगे भैया, फाइंड आउट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ मीथेन। Find out the calorific value of methane from the following data. ये सवाल करना है और इसके बाद छुट्टी। अगला न्यूट्रलाइजेशन अगली क्लास में देखेंगे। अभी कोई थर्मोकेमिस्ट्री के सवाल नहीं बनाएगा। जिस किसी में भी डेल्टा एच एफ ऐसा कुछ भी लिखा हुआ दिखता है, कोई भी सवाल लगाने की जरूरत नहीं। अभी तैयार नहीं हुए हो, पहले मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, उसके बाद लगाना। थर्मोडायनेमिक्स के लगाओ आप, वर्क डन, कहीं एंट्रोपी ये सब पूछता है, डेल्टा जी पूछता है, ये सब के सवाल आप पूरे लगा लीजिए। ठीक है, हाँ वो पुराना पहले क्या करता था, मैं मिक्स करके पढ़ा देता था। मतलब एंथैल्पी पढ़ाने के बाद थर्मोकेमिस्ट्री, लास्ट में एंट्रोपी और डेल्टा जी पढ़ाता था। वो दोनों मेथड है। किसी बैच में मैं वैसे पढ़ा देता हूं, किसी में जैसा मन करता है वैसे। मर्जी का मालिक हूं मैं अपनी। हो गया 55 पॉइंट समथिंग, 55.6। बहुत बढ़िया आत्मिका, वेरी गुड। डिवाइड नहीं करना आता तेरे को सही में। देखो भैया, यहां 2 मोल CH4 को जलाने से 1780 किलो जूल हीट रिलीज हो रही। डेल्टा एच माइनस 1780 यानी 2 मोल से 1780 किलो जूल हीट रिलीज हो रही। 1 मोल CH4 से 1780 बटे 2 किलो जूल हीट रिलीज होगी। 1780 बटे 2 यानी 890 आएगा मेरे ख्याल से, है ना? 890 आएगा। 1 मोल CH4 का मोलर मास कितना होता है? कार्बन का 12 और 4 हाइड्रोजन का 4, कितना हो गया? 16। मतलब 1 मोल की जगह मैं लिख सकता हूं 16 ग्राम CH4 से क्या रिलीज हो रही भैया? 890 बटे 16 किलो जूल हीट रिलीज हो रही। 890 आएगा ना? हाँ ठीक है, बस अब इसको डिवाइड कर लो। डिवाइड करोगे तो कितना? 55.6 किलो जूल हीट आएगा पर ग्राम। हीट पर ग्राम, किलो जूल पर ग्राम। 1 ग्राम से इतनी हीट रिलीज होगी, यही इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी। समझ में आया भैया? तो यहां तक क्या हो गया? हीट ऑफ कंबशन खत्म हो गया। हेडिंग डाल के छोड़ेंगे अगली क्लास के लिए, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। समय से आए क्लास में, है ना, तब समझ में आएगा, लेट नहीं करें इसके लिए। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, सिंबल लिखेंगे डेल्टा एच NEUT। न्यूट्रलाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म डेल्टा एच NEUT। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त हुई। आप घर जाके सो सकते। नमस्कार।